हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में अपन परमाणु संरचना वाला अध्याय पढ़ रहे थे और कल मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था और स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था ऊर्जा का फोटोग्राफ। फिर इसमें स्पेक्ट्रम के मैंने आपको प्रकार बताए थे। स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप में ले जाने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनको हमने बताया था आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बताए थे आपको दो प्रकार के, एक सतत स्पेक्ट्रम और एक आपका रेखीय स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा बताया था रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम या असतत स्पेक्ट्रम। तो इतना मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। उसमें आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, देखिए ये अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है इसमें क्या होता है कि स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को यदि किसी विलयन में या किसी पदार्थ की वाष्प में से प्रवाहित करते हुए स्पेक्ट्रोस्कोप में डाला जाए, किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को अगर हम किसी विलयन में से प्रवाहित कराते हुए या किसी पदार्थ की वाष्प में से गुजारते हुए स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में प्रवेश कराते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो उस अवस्था में प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कह सकते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखें। जैसे मान लीजिए एक विसर्जन नलिका है, ये विसर्जन नलिका है, उसका निर्वात पंप, अब विद्युत विसर्जन किया, ये हो गया आपका स्लिट। और यहां से स्लिट में से होते हुए विकिरण बाहर की तरफ निकलेंगे। ये अपन ने कोई बीकर ले रखा है, उस बीकर में अपन ने कोई विलयन भरा हुआ है। विलयन में से ये विकिरण आपके बाहर जा रहे हैं और इसके बाद है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप। ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसमें प्रिज्म होगा और पीछे की तरफ इसमें फोटोग्राफिक प्लेट होगी। तो इस अवस्था में जब हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं तो इस तरह से बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी निकलने वाले विकिरणों को डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोप में डालने की बजाय हम किसी विलयन में से प्रवाहित कराते हुए स्पेक्ट्रोस्कोप में डालें या फिर हम किसी पदार्थ की वाष्प में से प्रवाहित कराते हुए उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में डालें, तो ऐसी अवस्था में बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं इन स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है इसमें हमको रंगीन लाइन प्राप्त नहीं होती। आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जिस स्थान पर रंगीन लाइन प्राप्त होती थी, अवशोषण स्पेक्ट्रम में उसी स्थान पर आपको चमकीली काली रेखा प्राप्त होगी। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जैसे अपन सोडियम का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में सोडियम की वाष्प को भर करके अगर हम इसमें विद्युत विसर्जन कराएं, नलिका में हम सोडियम धातु की वाष्प को भरा और विद्युत विसर्जन किया, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको जो है चमकीली पीली रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम के रूप में लें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम के रूप में आपको जहां पहले चमकीली पीले रंग की रेखा दिखाई दे रही थी, पीले कलर की लाइनें दिखाई दे रही थी, ठीक उसी स्थान पर चमकीली काली रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं इनमें सदैव ही आपको काली चमकीली रेखाएं दिखती हैं,
लेकिन उसी स्थान पर दिखती हैं जहां पर आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ती है। केवल इनका जो रंग होता है वो चमकीला काला हो जाता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पदार्थ, जिस पदार्थ की वाष्प में से या जिस विलयन में से हम इनको गुजारते हैं, तो वह विलयन क्या करता है? विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। तो विकिरण के अवशोषण के कारण से जहां पर आपको जो है चमकीली और कलर्ड लाइन, अपने को रंगीन लाइन दिखाई देनी चाहिए थी, वहां विकिरण का अवशोषण हो जाने के कारण से आपको चमकीले काले रंग की लाइन जो है वहां पर दिखाई पड़ती। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं, इन स्पेक्ट्रमों को आप नाम देते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब बेटा इसके बाद में हम आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। इसका हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल के दोष। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ नई बातें हमें जानकारी में आई थी, हमारी जानकारी में आई थी, लेकिन इसमें बहुत से कमियां भी थी। कमियां क्या थी? रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो क्लार्क मैक्सवेल ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है, और आवेशित कण जब भी जो है त्वरित गति करता है, तो आवेशित कण की त्वरित गति से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण, और जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करे, यानी उसका जो वेग है वो समय के साथ परिवर्तित हो, वेग समय के साथ परिवर्तित हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने के कारण से आपके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में कमी आती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खिंचेगा, और अंत में उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में समा जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में, परमाणु के नाभिक में आकर के नहीं गिरता है। अब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में क्यों नहीं गिरता, इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल समझाने में असमर्थ है। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या बताया था? जैसे एक परमाणु है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो अपकेंद्रण बल बाहर की ओर, और एक अभिकेंद्रीय बल नाभिक की ओर, यानी केंद्र की ओर। ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा होती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लगातार घूमने से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होगा। किसके अनुसार? मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार। मैक्सवेल क्या कहता है कि कोई भी आवेशित कण त्वरित गति करे, तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ में घूमता है, तो समय के साथ उसका वेग की दिशा जो है वो परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा परिवर्तित होती है। वेग की जो दिशा होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इस स्थिति में है, तो वेग जो है इस स्थिति के लंबवत होगा। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में आ गया, तो वेग की यह दिशा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में, तो वेग की दिशा इस प्रकार। तो आप देख रहे हो लगातार इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो एक त्वरित गति होती है। तो त्वरित गति के कारण से इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा भी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन किया जाता है, और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जब उत्सर्जित होते हैं, तो इसके कारण से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कम होने के कारण से अपकेंद्रण बल का मान कम होगा। अपकेंद्रण बल का मान कम होगा, और जब अपकेंद्रण बल का मान कम होगा, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर खिंचेगा, यानी इस प्रकार की स्थिति बनेगी।
तो अंत में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में समा जाना चाहिए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में नाभिक में नहीं समाता है। तो इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा सकता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर कैसे लगाता रहता है। तो ये हो गया इसका बेटा एक दोष। इसके बाद दूसरा इसका दोष आता है कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो बनने वाला स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन जो है लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो बनने वाले स्पेक्ट्रम जो है वो सतत स्पेक्ट्रम होने चाहिए, परंतु स्पेक्ट्रम कभी भी सतत स्पेक्ट्रम के रूप में नहीं होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। तो इस बात को भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाने में असमर्थ है। तो इसकी दो मुख्य कमियां हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, इस बात को नहीं समझा सकता। फिर रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होते हैं, परमाणुवी स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमेशा रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, लाइनें बनती हैं स्पेक्ट्रम में, जिन लाइनों के बीच में स्पष्ट अंतराल होता है। जब लगातार ऊर्जा निकल रही है तो ऊर्जा लगातार निकल रही है तो फिर स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम सतत क्यों नहीं है, स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों है, इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल समझाने में असमर्थ है। अब बेटा इसके बाद में अपना नया टॉपिक आ रहा है बोर का परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। देखिए बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन किया और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को सुधारने के लिए उसने कुछ अपनी परिकल्पनाएं की। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन किया और उसमें रदरफोर्ड के मॉडल के साथ उसने जो है प्लांक वाले सिद्धांत को मिलाया और अपनी कुछ परिकल्पनाएं की, और उन परिकल्पनाओं को अपन बोर के परमाणु मॉडल के रूप में पढ़ते हैं। यानी एक तरह से अपन यूं मान सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल का विस्तार जो है वो बोर मॉडल है। रदरफोर्ड के मॉडल का जो सुधार है वो बोर के द्वारा किया गया और बोर ने क्या किया कि अपनी कुछ परिकल्पनाएं की, उनकी कमियों को दूर करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की, और उन परिकल्पनाओं का अध्ययन अपन यहाँ पे बोर के परमाणु मॉडल के रूप में करते हैं। देखिए बोर की पहली परिकल्पना आती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये बात आपको रदरफोर्ड ने भी बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी बोर ने एक थोड़ी इसमें अलग बात ऐड कर दी, स्थायी वृत्ताकार कक्षा। अब ये स्थायी वृत्ताकार कक्षा होती क्या है? स्थायी वृत्ताकार कक्षा का अर्थ होता है ऐसी कक्षा जिसमें गति करने के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस कक्षा को बोर ने स्थायी वृत्ताकार कक्षा माना। तो बोर के परमाणु मॉडल में जो पहली परिकल्पना आती है उसमें बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और जब स्थायी वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इस गति के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ये परमाणु हो गया और ये नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इस स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। इसमें एक तो बल होता है नाभिकीय आकर्षण बल। ये बल होता है नाभिकीय
आकर्षण बल, और ये बल होता है, इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं Ze² r² से। नाभिकीय आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचने का प्रयास करता है। क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, नाभिक एक धनावेशित भाग। अब जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ में तीव्र गति से घूमता है तो केंद्र से बाहर की तरफ बल कार्य करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रदरफोर्ड के मॉडल में भी मैंने बताया था, एक पत्थर को धागे से बांधा जाए और इस प्रकार घुमाया जाए तो पत्थर जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपके वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमता रहेगा। आप धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करते जाओ, पत्थर लटकने लग जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर प्रभावी होने लग जाएगा। तो वही स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन जब तीव्र गति से नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो केंद्र से बाहर की तरफ बल कार्य करता है और इस बल को बोला जाता है अपकेंद्रण बल, और इस बल की गणना की जाती है mv²r से। अब ये दोनों बल जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं। इसमें अपन यहां स्थिरांक k दिखा सकते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में जब अपन लेते हैं तो सीजीएस पद्धति में इस k का मान 1 हो जाता है, तो अपन छोड़ भी देते हैं और लिख भी देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो यहां पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। अपकेंद्रण बल जो केंद्र से बाहर की ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन को, नाभिकीय आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर लाने का प्रयास करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। मान दोनों का बराबर होता है लेकिन बल की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जिसके कारण से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, यानी दोनों बल परस्पर एक दूसरे का संतुलन करके रखते हैं। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां पर अपकेंद्रण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। अपकेंद्रण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। अभी अपकेंद्रण बल क्या है? mv²r इज इक्वल k Ze²r²। इसमें k का मान 1 होता है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो नीचे k बराबर 1 लिख करके खत्म कर सकते हैं। अब इसमें यहां पर हम इसको और आगे हल करें तो r और r² कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसको लिखेंगे यहां पर mv² इज इक्वल Ze²r। ये कहां चला गया? k का मान 1 हो गया। अब देखिए m यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, z होता है परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और R हो गई पथ की त्रिज्या, K स्थिरांक मान है इसका। तो ये आपके बेटा बोर मॉडल की पहली परिकल्पना कहलाती है। बोर मॉडल की पहली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। और स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं का अर्थ होता है वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस अवस्था में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक अपकेंद्रण बल जो इलेक्ट्रॉन को केंद्र से बाहर की ओर खींचता है, और दूसरा नाभिकीय आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। ये दोनों बल परिमाण में परस्पर बराबर होते हैं परंतु दिशाओं में विपरीत होते हैं, और इसके कारण से एक दूसरे से संतुलन बना रहता है और इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की ओर आता है और ना ही इलेक्ट्रॉन आपका बाहर की ओर जाता है। यानी अपकेंद्रण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। अपकेंद्रण बल और नाभिकीय आकर्षण बल दोनों के दोनों बल परस्पर एक दूसरे से संतुलन बनाए रखते हैं। अपकेंद्रण बल की गणना की जाती है mv²/r से, नाभिकीय आकर्षण बल की गणना की जाती है kZe²/r² से। अब इनको आप हल करें, r और r² यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर के मतलब 2 r है या 1 r, और 1 r कैंसिल हो गया, 1 r बच जाएगा। यहां बचा आपका mv², k का मान 1 हो गया इसलिए हमने छोड़ दिया, Ze²/r। m हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, z परमाणु क्रमांक, आपका e जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, r इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, और k स्थिरांक। तो ये बेटा आपके बोर के परमाणु मॉडल की पहली परिकल्पना है। तो इसके बाद अपन बोर के मॉडल की जो अन्य परिकल्पनाएं हैं उसको अपन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।